आइए बच्चों, एक बार फिर से आपका इस केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। आज की इस केमिस्ट्री क्लास में हम बात करने जा रहे हैं, पिछले जो टॉपिक्स हमने बीएससी थर्ड ईयर के पढ़ाए थे क्लासेस में, उन्हीं वीडियो को, उन्हीं टॉपिक्स को आगे लेके चलते हैं। पिछली क्लास में हमने सीएफटी के विषय में बताया था और सीएफटी को ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग तक ले चले थे कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किस प्रकार से होती है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है और सीएफएसई कैसे निकाली जाती है। आज उसी क्लास को हम आगे लेके चल रहे हैं और एक नए टॉपिक पे ले जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस नाम है। पिछली क्लास में हमने बात की थी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के स्प्लिटिंग के बारे में। अब बात करने जा रहे हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स स्टडी में। ऑक्टाहेड्रल हो या टेट्राहेड्रल हो, केवल फर्क ये पड़ता है कि कॉम्प्लेक्स कैसा अरेंजमेंट है, लेकिन एक बात पूरी तरीके से वही तय है कि इसमें भी डी ऑर्बिटल की ही स्प्लिटिंग होनी है। जो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग पिछले ऑक्टाहेड्रल में दो लेवल में टूट रही थी, ईजी में और T2G में। लेकिन टूटने का कारण क्या था, टूटा कैसे था, कौन ऊपर गया था, कौन नीचे गया था, वो डिपेंड कर रहा था रिपल्सन पर। और रिपल्सन डिपेंड ये कर रहा था कि मेटल के ऑर्बिटल और लिगेंड के ऑर्बिटल में क्या रिलेशनशिप है उसको। तो पहले हमें ऑक्टाहेड्रल के बाद में जब हम टेट्राहेड्रल पढ़ने जा रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बने कैसा होता है। तो पहले हम ये देखते हैं कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है कैसा। एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए हम एक स्क्वायर बना ले रहे हैं। ये हमने स्क्वायर बना लिया। इस स्क्वायर में सेंटर पर हम अपना मेटल आयन रख रहे हैं और मेटल आयन से एक एक लिगेंड का अरेंजमेंट करा रहे हैं। एक लिगेंड ये हमारा हो गया L1। चूंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब कि नंबर ऑफ लिगेंड जो होते हैं वो 4 लगे होते हैं। तो यहां पर हमें मेटल के चारों तरफ 4 लिगेंड लगाने हैं, L1, L2, L3 और L4। ये 4 लिगेंड लगाने हैं। तो L1 बेटा हमने ये लगा लिया है। एक कॉर्नर को छोड़ करके अगला वाला हम लोग यहां पर लगाएंगे, इसको हम L2 बोल दे रहे हैं। अगला वाला इसको छोड़ करके आगे बढ़ेंगे, इसको हम L3 बोल दे रहे हैं। इसमें अगला वाला छोड़ करके यहां बढ़ेंगे, इसको हम L4 बोल दे रहे हैं। तो L1, L2, L3 और ये L4 आता है। तो इस प्रकार से 4 लिगेंड हमारे L1, L2, L3 और L4 मेटल के चारों तरफ सैचुरेट हो गए हैं कि कहां पर उसका अरेंजमेंट है। अब इन चारों लिगेंड को हम ये देख रहे हैं कि ये एक्सिस पर आ रहे हैं कि एक्सिस के बीच में आ रहे हैं। तो यानी कि यहां पर एक लाइन ये डाली और ऐसे, तो इसको हमने एक्स एक्सिस बोल दिया। ये एक्स एक्सिस हो गई। अगली हमने ये वाई एक्सिस हो गई और लास्ट हमने ये डाल दी, इसको हमने जेड एक्सिस बोल दिया। तो देख रहे हैं ये कि एक्स एक्सिस को ऐसे ले जा रहे हैं, तो एक्स एक्सिस में कोई भी लिगेंड नहीं लगाए, वाई एक्सिस को ऐसे लेके आ रहे हैं, वाई एक्सिस में कोई भी लिगेंड नहीं लगाए, और जेड एक्सिस को ऐसे लेके आ रहे हैं, जेड एक्सिस में भी कोई भी लिगेंड नहीं लगाए। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में स्पेसिफिक ये डिस्टेंस आ गई, ये डिफरेंस आ गया कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कोई भी लिगेंड
एक्सिस के ऊपर नहीं है, जबकि ऑक्टेडल में 6 के 6 लिगेंड जो थे वो एक्सिस के ऊपर थे। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि वहां पर एक्सियल वाले ऑर्बिटल ज्यादा यूजफुल थे, यहां पर जो होंगे नॉन एक्सियल वाले ऑर्बिटल जो होंगे वो ज्यादा यूजफुल होंगे। दोनों बेटा बेसिक डिफरेंस यही है। अब बात करते हैं स्प्लिटिंग की कि स्प्लिटिंग कैसे करते हैं। तो स्प्लिटिंग करने के लिए उन्होंने बताया कि सबसे पहले ये कंसीडर करते हैं कि मेटल आयन केवल फ्री स्टेट पर है, उसके चारों तरफ किसी भी प्रकार का कोई लिगेंड नहीं लगा है। जब इस बात को कंसीडर करेंगे 1 2 3 4 और 5, ये 5 लिगेंड हमने लगा दिए 5 मेटल आयन के ऑर्बिटल है डी ऑर्बिटल। अब डी ऑर्बिटल के चारों तरफ लिगेंड आना शुरू होते हैं। जब लिगेंड आना शुरू होते हैं तो इनके एनर्जी थोड़ी बढ़ जाती है। जब एनर्जी थोड़ी बढ़ गई, एनर्जी थोड़ी बढ़ने के बाद में ये देखा कि एनर्जी बढ़ने के बाद में इलेक्ट्रॉन उस तरह से 5 मिनट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई और एनर्जी बढ़ने के बाद में वो ऊपर एनर्जी में ऊपर चले गए। इसके बाद अगली बात हम देखते हैं कि अब स्पेसिफिक बात आती है कि लिगेंड कैसा लगा हुआ है, कि लिगेंड का अरेंजमेंट कैसा है। तो मेटल के चारों तरफ लिगेंड लगे L1, L2, L3 और L4, और L4 तक के लिगेंड जो है किसी भी एक्सिस पर प्रेजेंट नहीं है। तो यानी कि मेटल के पास में 2 प्रकार के ऑर्बिटल थे। एक प्रकार के ऑर्बिटल को एक्सियल ऑर्बिटल बोल रहे थे और दूसरे प्रकार के ऑर्बिटल को नॉन एक्सियल बोल रहे थे। एक्सियल वाले एक्सिस पर प्रेजेंट थे, नॉन एक्सियल वाले एक्सिस पर प्रेजेंट नहीं थे। तो यानी कि यहां पर वो ऑर्बिटल जो एक्सिस पर प्रेजेंट नहीं है वो लिगेंड के अधिक पास होंगे, जबकि वो लिगेंड जो ऑर्बिटल जो एक्सिस के ऊपर है वो लिगेंड से अधिक दूर होंगे। कौन से पास हुए, कौन से दूर है, यानी कि मेटल के नॉन एक्सियल ऑर्बिटल जो गए वो लिगेंड के अधिक पास हो गए और मेटल के एक्सियल ऑर्बिटल जो गए वो मेटल से दूर हो गए। एक्सियल कौन से थे? डी एक्स वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये एक्सियल थे। यानी कि ये मेटल से दूर है। जब मेटल से दूर होंगे इसका मतलब ये कम रिपल्सन फील कर रहे होंगे, और अगर कम रिपल्सन फील कर रहे होंगे तो ये एनर्जी में बेटा कहां आएंगे? नीचे की ओर चले जाएंगे। जबकि नॉन एक्सियल वाले कौन से थे? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड थे। ये एनर्जी में क्या होंगे? ऊपर की ओर चले जाएंगे। तो इस प्रकार से ये T2G लेवल हो गया और ये EG लेवल हो गया। तो इस प्रकार से बेटा 5d ऑर्बिटल T2G में और EG लेवल में टूट जाते हैं। अब टूटा और ये देखा आपने टूटने में डिफरेंस कि ऑक्टेडल केस में T2G नीचे था और EG ऊपर था, जबकि इस केस में क्या है कि EG नीचे है और T2G आपका ऊपर है। ये बेसिक डिफरेंस हुआ दोनों में कि किसमें क्या है, किसमें क्या नहीं है। अब इसको थोड़ा रफ कर दे रहे हैं। इसको रफ करने के बाद इस लाइन को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। जैसे वहां पर इसको हम बैरी सेंटर बोलते थे, वैसे ही इसको यहां पर भी हम बैरी सेंटर बोल रहे हैं। बैरी सेंटर से और यहां से T2G से EG के बीच का एनर्जी गैप डेल्टा T होगा, चूंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात की जा रही है। और अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात की जाती तो यह गैप डेल्टा O होता। तो यहां पर गैप कितना है? डेल्टा T है। अब यहां पर ये गैप की बात कर ले, बैरी सेंटर से ये, तो ये बेटा होगा 2/5 यानी कि 0.4, और ये जो गैप होगा ये होगा 3/5 यानी कि 0.6। तो डेल T और ये आपका भी डेल T। डेल T के फॉर्म में जब CFSE का फॉर्मूला पढ़ेंगे तो CFSE का फॉर्मूला यहां पर पढ़ेंगे, क्योंकि नीचे जा रहा है एनर्जी में तो नीचे जाने को बोलते हैं डिक्रीज एनर्जी, और ऊपर जा रहा है इसको बोलते हैं इंक्रीज इन एनर्जी। डिक्रीज इन एनर्जी को माइनस के साइन से शो करते हैं, इंक्रीज इन एनर्जी को प्लस के साइन के साथ शो करते हैं। तो -0.6p प्लस 0.4q डेल T प्लस MP सेंटीमीटर इनवर्स। ये फॉर्मूला यहां पर होता है निकालने का। अगर इसी डेल्टा T को
डेल्टा ओ से रिलेट किया जाए तो डेल्टा टी और डेल्टा ओ में रिलेशन ही होता है डेल्टा टी बराबर 4/9 डेल्टा ओ होता है। डेल्टा टी और डेल्टा ओ में यहां पर ये गैप जो होता है डेल्टा टी ऑलवेज और ऑलवेज स्मॉल होता है इन कंपैरिजन टू डेल्टा ओ। डेल्टा ओ के केस में यही गैप ज्यादा होता है, इस केस में यही गैप कम होता है। तो अगर इसी फॉर्मूले को उस फॉर्मूले में बदलना होता है तो जहां पर डेल्टा टी लिखा वहां पर डेल्टा ओ कर देंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाता है माइनस का 0.27 पी प्लस 0.18 क्यू डेल्टा ओ प्लस एम पी सेंटीमीटर इनवर्स। तो एक फॉर्मूला बेटा सीएफएससी का डेल्टा टी के फॉर्म में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की सीएफएससी निकालने के लिए और एक फॉर्मूला डेल्टा ओ के फॉर्म में सीएफएससी को निकालने के लिए कि सीएफएससी इनकी कैसे निकाली जाए। हमने बोला कि दोनों के बीच में रिलेशन ये होता है। अब एक बात और कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जितने भी है बेटा वो हमेशा और हमेशा हाई स्पिन यही होते हैं। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर ऑलवेज हाई स्पिन, ये कभी भी लो स्पिन नहीं होते हैं और हाई स्पिन के केस में एमपी सेंटीमीटर इनवर्स का भी कोई काम नहीं होता है क्योंकि यहां पर पेयर्ड कंडीशन की कंडीशन क्या होती है बिल्कुल जीरो होती है। तो इस प्रकार से बेटा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्प्रेडिंग होती है कि 5 डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो 2 लेवल में टूटते हैं। नीचे लेवल को ईजी लेवल और ऊपर वाले लेवल को T2G लेवल बोलते हैं। ईजी लेवल में 0.6 dt डेल्टा टी और 0.4 डेल्टा ओ। अब यहां पर P का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईजी लेवल और Q का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G लेवल। एक चीज और, जब डेल्टा ऑक्टल कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं तो ऑक्टल कॉम्प्लेक्सेस में मेटल के इस साइड अगर L1 था तो इस साइड L2 होता है। जबकि मेटल ऑक्टेट्रल में बात करते हैं अगर यहाँ L1 है तो L2 यहाँ होता है, L3 यहाँ होता है, L4 आपको कहीं यहाँ पर होता है। मतलब यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है जबकि यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री कोई एग्जिस्ट नहीं करती है। सेंटर ऑफ सिमेट्री टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में होने ना होने के कारण इस लेवल को केवल T2 लेवल बोला जाता है और इस लेवल को केवल E लेवल बोला जाता है। तो ये T2 है और ये क्या है E है और यहां पर भी इसको हम T2 लेवल बोल देंगे और इसको हम लोग E लेवल बोल देंगे। तो इस प्रकार से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्रेडिंग हुई और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सीएफएससी कैसे निकाली गई ये हमने देखा। इसके अगली क्लास में हम एग्जाम्पल में देखेंगे हुए कि कैसे हम लोग सीएफएससी निकालना है। धन्यवाद।